प्रिय मित्रों, मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं अपने विचार इथनेजिया पर प्रकट करूं। अगर आप पूरे इसके लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ही एक आर्टिकल, एक प्रेजेंटेशन जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस की एनल्स में छपा है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया है मेरे विचार जानने के लिए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। इथनेजिया का मतलब है कि जब व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार या परिस्थिति में है जिसका इलाज संभव नहीं है, मृत्यु निश्चित है, तो उन परिस्थितियों में क्या जो बीमार है वो स्वयं ये निर्णय ले सकता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। दो तरीके जीवन समाप्त करने के हो सकते हैं। एक जिसको लोग एक्टिव कहते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई मेडिकल प्रोफेशनल या दूसरा ट्रेंड व्यक्ति उसकी मरने में मदद करता है। कोई डॉक्टर या नर्स या कोई भी ट्रेंड स्टाफ जो है वो उस व्यक्ति को मरने में सहायक होता है, उसकी एक एक्टिव हेल्प करता है, दवाई दे करके या किसी और तरह से। वो एक एक्टिव इथनेजिया है। दूसरा है पैसिव, जिसमें व्यक्ति स्वयं डिसाइड करता है कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, कोई इलाज नहीं लूँगा, और एक तरह से जिसे हम नॉट टू बी रिससिटेटेड कहते हैं कि मेरे जीवन की जब प्राथमिक क्रियाएं बंद हो रही हों तो उनको दोबारा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाए, उसको रिससिटेट नहीं किया जाए, पुनर्स्थिति में लाने का प्रयत्न मशीन द्वारा या किसी और प्रकार से नहीं किया जाए। ऐसा एक रिक्वेस्ट करके और दवाइयाँ बंद करके छोड़ के वो अपने आप मृत्यु के आलिंगन में चला जाता है। उसको पैसिव हम इथनेजिया कहते हैं। ये इंग्लिश की टर्म्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इन्हीं टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि इस विवाद की उत्पत्ति भी यूरोपियन वर्ड से शुरू हुई। और ये कैसे हुई? जब आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर, हार्ट लंग मशीन और दूसरी एडवांस्ड मशीनें जो व्यक्ति को जीवित रख सकती हैं लंबे टाइम तक, जब व्यक्ति की सांस और इवन हृदय की गति भी नॉर्मल नहीं है, इन मशीनों की मदद से उस व्यक्ति को जिंदा रखा जा सकता है। शुरू में जब ये मशीनें आई
तो लोग बहुत खुश थे कि कुछ परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती थी, जहाँ पे टेम्पररी रूप से हृदय गति या श्वास गति का रुकने का प्रश्न होता था। उसमें इनकी मदद से इंसान को वापस पुनर्जीवित किया जा सकता था। दूसरा, कुछ ऐसे ऑपरेशन जिसमें हमें हृदय गति और सांस को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे वो काम इन इंस्ट्रूमेंट से करवा करके हार्ट लंग मशीन से करके हार्ट का ऑपरेशन करके और वापस उसको पुनर्जीवित स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में ले जाया सकता है। इसलिए बहुत उपयोगी पाई गई इन परिस्थितियों में। और कई परिस्थितियों में जहाँ पे जैसे कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है, और उसमें अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चेस्ट का आप किसी मशीन से करते रहते हैं तो व्यक्ति जीवित रहता है, कॉन्शियस रहता है, अपने काम कर सकता है, इधर उधर घूम भी सकता है। तो ऐसी सब परिस्थितियों में ये एक बहुत ही उपयोगी मदद के रूप में सामने आई। इसीलिए इन पे अत्यधिक विश्वास होने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके कॉम्प्लिकेशन भी समझ में आने लगे। अब एक व्यक्ति, जैसे एक परिस्थिति हम लेते हैं, एक व्यक्ति जो हेड इंजरी से, मान लीजिए, कोमा में लाया गया। अब ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुई है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं जाग सकता। अब आप मतलब वापस उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा। अब आपने उसको रेस्पिरेटर पे डाल दिया, उसका लंग्स और हार्ट चलते रहेंगे, सांस लेता रहेगा, हार्ट बीट करता रहेगा, लेकिन दिमाग वापस नॉर्मल स्थिति में नहीं आएगा। पेशेंट कोमा में ही रहेगा। वो हफ्तों में रह सकता है, महीनों में रह सकता है, सालों में भी रह सकता है। अब उस पेशेंट का क्या किया जाए, उसे मृत कब घोषित किया जाए? तो यह एक प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा कारण था, जब से ये ऑर्गन डोनेशन का प्रश्न उठा, कोई व्यक्ति अपने ऑर्गन दान कर सकता है। अब कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में है जिसका दिमाग समाप्त हो चुका है, उसका ब्रेन बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग हो चुका है, लेकिन आर्टिफिशियल मीन से आप उसका रेस्पिरेशन एंड हार्ट जो है फंक्शन मेंटेन किए हुए हैं। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट इसलिए कहा जाता है कि जैसे वेजिटेबल में कॉन्शियसनेस नहीं होती लेकिन जिंदा होती है। आप जितने भी फ्रूट खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। जितने पेड़ हैं वो जिंदा हैं, पर उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। वो कॉन्शियसनेस जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें वो नहीं है। तो व्यक्ति भी उस स्थिति में चला जाता है, उसका सर्कुलेशन चल रहा है, उसका रेस्पिरेशन चल रहा है, लेकिन वो कॉन्शियस वापस नहीं हो सकता। अब इस व्यक्ति को मान लो उसके जो लीगली एम्पावर्ड लोग हैं वो उसके ऑर्गन डोनेट करते हैं, या वो व्यक्ति ही मरने से पहले अपने ऑर्गन डोनेशन की इच्छा जाहिर करके, यानी कि विल करके या कंसेंट फॉर्म भर के गया है, तो अब उसके ऑर्गन कब निकाले जाएं? अगर आप उसके ऑर्गन रेस्पिरेटर के चलते निकालते हैं तो आप एक जिंदा आदमी के शरीर से ऑर्गन चुरा रहे हैं। अगर मृत घोषित करते हैं तो कब मृत घोषित करेंगे आप? क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि ऐसा हुआ प्रैक्टिस में कि बहुत से डॉक्टरों ने, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने की हरी थी, जल्दी थी, उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए। और सबसे बड़ा इसमें धमाका तब हुआ जब विनफ्री एक पत्रकार थी
अमेरिका में उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को एक टीवी प्रोग्राम में पेश किया जिनके रिश्तेदारों को डॉक्टर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि ये अब जिंदा नहीं हो सकते, अब हम आपको गवर्नमेंट के खर्चे पे रेस्पिरेटरी मशीन का जो रेस्पिरेटर है उसका खर्चा नहीं देंगे, अगर आगे रखना चाहते हैं हम मृत घोषित कर देंगे इनको, लेकिन अगर आप इनको जिंदा रखना चाहते हैं तो अपने खर्चे पे रख करिएगा। अब वहाँ पे ये बहुत महंगा होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के, घर बेच के, सब कुछ करके और अपना जो भी लव्ड वन था उसके लिए उन्होंने ये त्याग किया और वो लोग सर्वाइव कर गए। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिन्होंने बिल्कुल लोगों को ये सोचने पे, डॉक्टरों को ये सोचने पे मजबूर किया कि एक डेथ की डेफिनेशन बनाई जाए। तो उसके बाद अमेरिका से ये सिस्टम शुरू हुआ, पूरी दुनिया में चलता गया, कहीं बाद में कहीं पीछे, और सब ने फिर डेथ को डिफ़ाइन किया। इंडिया ने भी 1984 में इस डेथ को डिफ़ाइन किया कि भाई कैसे हम व्यक्ति को मृत कब कहेंगे। जो कन्वेंशनल डेफिनेशन दुनिया में थी, जो अब तक चलती आ रही थी, वो यह थी कि जब आदमी का सांस, हृदय और दिमाग काम करना स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप स्वयं रूप से बंद कर दे, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन जिसको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहते थे, ये युगों युगों से पूरी दुनिया में इसको एक मान्यता प्राप्त क्राइटेरिया के रूप में माना जाता था और लोग इसको फॉलो करते थे। लेकिन अब ये प्रश्न उठा कि जो व्यक्ति रेस्पिरेटर पे है या और मशीनों पे है, अब उसको कब तक जीवित माना जाए, कब उसको मृत घोषित किया जाए, क्योंकि वो तो प्राकृतिक रूप में होता था कि तीनों सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन, हार्ट और ब्रेन का फंक्शन खत्म हो गया। तो हमने कहा कि मृत्यु, सोमेटिक डेथ उसको बोला करते थे, तो सोमेटिक डेथ हो गई। लेकिन अब तो सोमेटिक डेथ कैसे बोले उसको, क्योंकि वो मशीन जब तक चलते रखोगे, आपने सुना होगा बॉम्बे में एक नर्स जो एडमिट थी, वो 10 सालों तक वो रेस्पिरेटर पर रहीं, लेकिन बेहोश रहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनका बंद किया गया सपोर्ट सिस्टम। तो अब सपोर्ट सिस्टम होने के कारण बड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा कि कैसे ये डिसाइड किया जाए कि अब मृत्यु को, इसको मृत घोषित कर देते हैं और उस व्यक्ति का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए। वो बिना सपोर्ट सिस्टम के वो जी नहीं सकता। दुनिया भर में डिबेट हुई, मेडिकल फ्रेटर्निटी में, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ में, कोर्ट में लोग के केसेस के, और फिर एक निर्णय लिया गया कि जब जो हृदय और सांस के जो सेंटर हैं ब्रेन में, जो हमारी मेडुला होती है, जो पीछे गर्दन के पीछे एक भाग होता है जो ब्रेन के नीचे आता है, उसको जो स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है वो नीचे आता है, तो उस एरिया में मेडुला ऑब्लिंगेटा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी और हार्ट के सेंटर्स होते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दिए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, उनका रेगुलेशन नहीं है, यानी कि वो मर चुके हैं, तो हम व्यक्ति को, क्योंकि अब वो जिंदा सिर्फ मशीन के सहारे से है, उसका अपना एफर्ट, एक्टिव एफर्ट बॉडी का कोई नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम जीवित नहीं मानेंगे और उसको मृत डिक्लेयर किया जा सकता है उस समय जब डॉक्टर्स की एक टीम, फिर उसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि देखिए साहब ये क्राइटेरिया, पूरी दुनिया भर में सब कंट्रीज़ की अलग अलग गाइडलाइंस है, हमारे यहाँ भी एक्ट है, तो उसके हिसाब से है। तो उस एक्ट्स के हिसाब से फिर उनको डिसाइड किया गया, गाइडलाइंस डिसाइड की, जिससे कि गलती से डॉक्टर्स या जल्दबाजी में, ऑर्गन्स लेने की जल्दबाजी में वो कोई गलत निर्णय न ले लें। तो उसके लिए गाइडलाइंस और एक एक्ट बनाया गया जो पार्लियामेंट ने पास किया, और 94 से वो इफ़ेक्टिव हो गया इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी, और
अब उसी के तहत सारा उसमें अमेंडमेंट्स, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स उसमें करते रहते हैं, जिससे कि नए जब इशू आते हैं तो उसके हिसाब से। और सुप्रीम कोर्ट भी अपने समय समय पर इस इशू को लेकर के इस पे उन्होंने अपने वर्डिक्ट्स दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे जैसे नहीं कोई परिस्थिति खड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई डेथ को डिफाइन कर दिया उन्होंने कि साहब ये डेथ है डिफाइंड, और वो पुरानी टर्म्स कंटिन्यूड हैं। सोमेटिक डेथ तो होती ही है हर आदमी की, दैट्स ए निश्चित बात है। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए तो ये भी इथनेजिया से ही रिलेटेड एक इशू है कि व्यक्ति को मृत कब घोषित किया जाए ना। दूसरा बात है कि एक व्यक्ति जिसको मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर है, कुछ ऐसा है कि वो बच नहीं सकता उसमें, अब वो व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे अब ट्रीटमेंट मत दीजिए, बंद कर दीजिए, और ये भी कहता है कि मुझे इस तरह की स्थिति में न चला जाऊं जैसी स्थिति मैंने बताई कि भाई व्यक्ति तो मृत है, बॉडी तो वेजिटेबल बन गई है, लेकिन उसको जिंदा रखा जा रहा है आर्टिफिशियल मीन्स से। तो उस परिस्थिति में वो न जाए, इसलिए वो पहले ही एक आदेश दे देता है, रिक्वेस्ट कर देता है, कंसेंट दे देता है कि मुझे रिससिटेट न किया जाए। अगर मेरा श्वास या मेरा हृदय या गति बंद हो जाती है तो इसको आप रिससिटेट नहीं करेंगे, मुझे अपने आप नेचुरल वे में जाने देंगे। अब बीइंग ए डॉक्टर आप इसको मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो ये कहा गया नॉट टू बी रिससिटेटेड, NTR कहते हैं इसको, नॉट टू बी रिससिटेटेड। अब इसका भी कैसे करें, पेशेंट कहता है कि नहीं, अब डॉक्टर्स को तो पता है कि अगर ये नहीं देंगे चीज़ या रेस्पिरेटरी नहीं लगाए तो मर जाएंगे। तो कैसे किया जाए, बड़ी समस्या वाले विषय हो गए। तो उसमें अब जगह जगह पे जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी, काउंसिल्स थी, उन्होंने अपने सुझाव दिए, डॉक्टर्स ने भी डिबेट की सब अपनी कॉन्फ्रेंसेस एसोसिएशंस में, और फाइनली इसमें हर कंट्री का अपना अलग अलग ओपिनियन है। पर अब बहुत सी कंट्रीज ये मानने लगी हैं कि व्यक्ति को अब NTR देने का, नॉट टू बी रेसिटेट आदेश देने का अधिकार है। पर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे वो इसको नहीं मानते हैं, तो वो नेचुरल वे में करते हैं, वो नॉट टू बी रेसिस्टेड का उससे नहीं देखते। तो यह हमने एक परिस्थिति डिस्कस की। अब दूसरी परिस्थिति के लिए भी अलग अलग समाजों ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपने राय व्यक्त की। अब आता है कि एक सामाजिक इसका क्या व्यू लिया जाए, एक दार्शनिक व्यू इसका क्या लिया जाए, एक रिलीजियस व्यू क्या लिया जाए। अब ये जितनी डिबेट दुनिया में चल रही थी और जितने भी उसके सॉल्यूशंस आए, वो सारे ही जो बिब्लिकल आदेश हैं उन पे ही ज़्यादातर निर्भर करते थे, क्योंकि बिब्लिकल आदेशों के हिसाब से लाइफ जो है, लाइफ, बर्थ, लाइफ एंड डेथ, ये तीनों भगवान के हाथ में है, उसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल उनका है। अब इसके बारे में हमारा भारतीय धर्म क्या कहता है, या भारतीय जो बिलीफ है, जो हमारे जो दर्शन है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो सोचने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन में एक तो बहुत सारी विविधता है, प्लूरलिज्म है। हमारे पास कोई एक दर्शन तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। आप अपना खुद भी दर्शन लिख सकते हैं, आपको फ्रीडम है। तो इतने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पंचदशी, गीता, वेद और पुराण, ये सब होने के, अवेलेबल होने के बाद इतनी भिन्नता हमारे विश्वासों की है कि हर तरह की चीज़ पे बहुत ज़्यादा मंथन किया गया है, विचार मंथन किया है। उपनिषद वगैरह ये दर्शन हैं, वो एक तरह से जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड पे एक विचार सूत्र है, बंच ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, है ना, अलग अलग
जो पाठशालाएं उस वक्त थीं या आश्रम थे या ऋषि थे, उन लोगों के जो विचार जो हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हिंदुस्तान में है। और सबको स्वातंत्र्य था कि वो अपनी बात को अपने ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभावगत अपने ढंग से सोच करके और वो एक चीज़ को बता के कहेगा कि मेरे विचार से ये मुझे सत्य लगता है, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उसमें, सबके लिए बराबर सम्मान है। माधवाचार्य जी की एक किताब अवेलेबल है, संपूर्ण भारतीय दर्शन। अब उसमें सारे भारतीय दर्शनों का जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, और उन्होंने नंबर 1 पे चॉइस रखी है अपनी इस किताब में, वो है चार्वाक, जिसको आजीविक कहते थे। और चार्वाक का सिद्धांत है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृत पिबेत मर्तस्व भस्मीभूतस्य पुनर्जन्म कुतः। खाओ पियो मौज करो और मरने के बाद तो चल जाओगे, भस्म हो जाओगे, दोबारा जन्म कहाँ पड़ा है। तो इस तरह के विचार भी उन्होंने नंबर 1 पे रखा आजीविक को। शायद हो सकता है उनके टाइम में आजीविक पॉपुलर हो, क्योंकि वन टाइम लोग कहते हैं कि इंडिया में आजीविक बहुत पॉपुलर था। तो वो उन्होंने उसको नंबर 1 जो है, पहला जो चैप्टर होता है हमेशा आदमी अपनी चॉइस का रखता है, तो उनकी इस किताब में सबसे पहले जो लिस्ट में दिया वो चार्वाक सिद्धांत है, वो आजीविक सिद्धांत है, और बाकी सिद्धांतों की बाद में चर्चा की गई है। वैसे भी आपको बहुत से दर्शनों में आपको सत्ता, किसी सत्ता के होने को माना गया है और कुछ में नहीं माना गया है, और उसी ढंग से उनका 2 विभाजन भी किया गया है, दक्षिणपंथी और वामपंथी। वामपंथी वो जो किसी सत्ता में विश्वास नहीं करते, और दक्षिणपंथी वो जो एक सत्ता में विश्वास करते हैं कि एक सत्ता है जो सारे विश्व को रेगुलेट कर रही है। तो इनको इस तरह से वामपंथी और दक्षिणपंथी 2 पंथों के रूप में इन दर्शनों को हमारे यहाँ भारत में दिया गया है। अब आप किस दर्शन को मानेंगे ये आपकी चॉइस है, लेकिन साधारणतया एक सामान्य व्यक्ति को तो इतना सब पता नहीं होता, उसके लिए तो एक पॉपुलर बिलीफ चलता है। तो जो हिंदुस्तान का पॉपुलर बिलीफ है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एक आम आदमी इसी तरह से जो बिब्लिकल आदेश है उसी के अनुरूप सोचता है कि भाई ज़िंदगी तो भगवान ने दी है और ज़िंदगी को लेना भी भगवान का ही काम है, तो इसलिए इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जाए। इसीलिए ये सब जो बाहर परंपराएं द्वंद्व चला, उसमें हिंदुस्तान ने भी उसी तरह से सोचा और उनकी नकल भी की, बहुत सी बातों में उनको माना भी, क्योंकि हमारी सोच में कहीं ना कहीं एक समानता थी। तो और दूसरा, नए आइडियाज़ के लिए हमेशा हमारा दर्शन, हर दर्शन वो स्वागत करता है, कोई नया आइडिया लेके आई। इसलिए जो भारतीय समाज है वो इवोल्व, समय के साथ इवोल्व होता गया। उसको क्रिश्चियनिटी से भी कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम से भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने खुद के इतने सारे दर्शन हैं तो 2 दर्शन और सही, उन्हें हमें क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ नहीं। अगर हम 4 वेद और उपनिषद, 118 उपनिषद, और जब सब उपनिषद अलग अलग बात करते हैं, कोई 2 उपनिषद एक बात को नहीं कहते। उपनिषद, हर उपनिषद का मतलब ही है कि उसमें एक दर्शन शास्त्र है। तो इतनी प्लूरल थिंकिंग है, वी टेक इट एज ए वे ऑफ थिंकिंग, दैट्स ऑल, है ना। एक सोचने विचार का एक तरीका है सच ढूंढने का। तो नेचुरली जब इतने लोग हैं, इतने व्यक्ति समूह हैं, इतनी रेसेज हैं, तो सबका सोचने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो सब सच हैं, दे ऑल आर ट्रूथ, बिकॉज वो सब प्रयत्न कर रहे हैं एक ही सच्चे को खोजने के लिए, इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। तो हमने यही किया, जो बाहर के विचार आए, अपने विचारों को भी, जो हमारे यहाँ पे कॉमन बिलीफ एग्जिस्ट करते थे, वो उनके हिसाब से हमने भी प्राय सीमाएं बांधी, और वो सब सीमाएं वही हैं जो बाहर के देशों में रही हैं। तो हमने अब एनटीआर को भी स्थान देते हैं, डेफिनेशन ऑफ डेथ को भी स्थान देते हैं। तो सबको स्थान दे करके एक अप्रोप्रिएट निर्णय पेशेंट पे छोड़ करके हम चलते हैं, उसकी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही एक मूल सिद्धांत वेस्टर्न लोगों का भी था, या बिब्लिकल में भी यही है कि व्यक्ति की खुद की सत्ता सबसे ऊपर है। तो हमारी भी खुद की सत्ता जो है, व्यक्ति की सत्ता जो है, जिस पे कानून आपने लगाना है, वो ज़्यादा उसको महत्व दे करके और ये चला गया।
वैसे जनरल सुसाइड के लिए हमारे यहाँ पे और इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट बहुत समय से रहा है। बहुत से ऋषि और कुछ किताबों में, अब मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, शायद श्रीमद् भागवत में या योग वासिष्ठ में से, इनमें से किसी एक में उस योग का भी, क्रिया का भी वर्णन किया गया है जिससे आप अपनी स्वयं मृत्यु कर सकते हैं। तो ऐसे योग भी डिस्क्राइब किए गए हैं कि जिन योग के द्वारा आप अपने श्वास को छोड़ सकते हो, मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। तो इतनी सारी लिबर्टी जिस धर्म में, धर्म नहीं कहूँगा, जिस समाज में थी, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन होने का तो प्रश्न नहीं था। अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो उस समय क्या निर्णय लेना चाहता है, क्योंकि जिंदगी उसकी है, जीवन उसका है। लेकिन उसी समय हम किसी व्यक्ति को ये परमिशन नहीं दे सकते कि भाई तुम जो नियंता यानी कि सृष्टि को बनाने वाला है, जिसने इस नियम वहाँ जहाँ बनाए हैं, उन नियमों के विरुद्ध, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध काम करो। तो उसके लिए सब जगह जागरूकता थी। इसीलिए सुसाइड पूरी दुनिया में वो क्रिमिनल एक्ट रहा। अटेम्प्ट टू सुसाइड जो बच गया तो उस पर सब जगह प्राय अब लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी उसको ऑफेंस नहीं माना गया है। तो पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस होता था और प्राय दुनिया में सब जगह अटेम्प्ट टू सुसाइड एक मीन्स अब ये लोगों का सोचना है, जो ठीक सोचना है, कि भाई अटेम्प्ट टू सुसाइड, टू कमिट सुसाइड इज़ नॉट ए नॉर्मल टेंडेंसी। ये एक साधारण टेंडेंसी नहीं है। ये मन में विचार आना, ये साधारण नहीं है, असाधारण है, एबनॉर्मल है, गलत है, दूसरा प्रकृति के अगेंस्ट में है। लोग तो रोज़ मर रहे हैं, रोज़ पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनमें से वो सुसाइड कर ले रहे हैं? नहीं, कोई नहीं करता, तो कोई सुसाइड करता है। तो इसलिए ये एक नॉर्मल नियम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये मानसिकता की कारण होता है। तो पहले लोग सोचते थे कि इसको डिस्करेज करने के लिए जो कोई अटेम्प्ट करता है तो बच जाता है तो उसको सज़ा दी जाए। धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति सुसाइड करता है, वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। एक नॉर्मल माइंड में अपने आप मरने का विचार नहीं आ सकता। अगर वो विचार उसके मन में आ रहा है तो यानी कि उसके दिमाग में एक एबनॉर्मल विचार है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि उसका तो दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। उसको तो सुसाइड प्रिवेंशन वाले या दूसरे डॉक्टर, साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर्स हैं, उसमें देख करके बीमारी ढूंढ के उसका इलाज करें। उसको सज़ा देने से आप क्या अचीव करेंगे? जो बिल्कुल लॉजिकल बात थी। तो उसको प्राय दुनिया में अब सब जगह एक ऑफेंस नहीं माना गया, रादर उसको एक बीमारी समझ के उसको ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, कारण ढूंढा जाता है कि इस आदमी के मन में ये प्रवृत्ति क्यों है। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के मन में ये प्रवृत्ति कभी नहीं आ सकती जब तक कि आप साइकोलॉजिकली कुछ डिस्टर्ब्ड, कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ नहीं है। व्यक्ति लास्ट सांस तक जीने की तमन्ना करता है, मौत हमेशा उसकी इच्छा के विरुद्ध आती है। हाँ, कुछ व्यक्ति जो दर्शन से या योगा से या किसी और दैविक इन्फ्लुएंस से इस बात इतनी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं या इस तरह की एक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं कि वो अपने आप को पहले ही, जैसे समय से हमारे तो कॉन्सेप्ट रहा है कि आप पहले ही अपने आप को मान के चलो कि मैं मरा हुआ हूँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब उनको कैंसर डायग्नोस हो गया तो उन्होंने कहा, ए माँ काली, तू मरे को क्या मारेगी हैं? मैं तो पहले ही अपने आप को कभी वो जिंदा समझा ही नहीं, मैं तो मृतप्राय समझता हूँ अपने आप को। यानी कि मौत का भय सोच करके शरीर से, बिकॉज हम लोगों की कल्पना के हिसाब से हम लोग मृत्यु लोक में हैं, जहाँ पे हर आदमी जन्म लेता है मरने के लिए और उसको मरना भी निश्चित है। तो उस परिस्थिति में फिर उससे डरना क्या? कोई ऐसा आज तक हजारों सालों से जो है सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो आखिर के परमानेंट जीवित रहा। तो सब ये तो मृत्यु लोक हैं, सबको जाना ही, तो फिर जाना है तो घबराना क्या है? तो इस तरह के जो विचार जो सब हमारे दर्शन शास्त्रों में और एक जनरल विश्वास में, बिलीफ में थे, तो उसके अनुरूप ही लोग ये विश्वास करने लगे कि नहीं, पहले उन्होंने सोचा कि इसको रोकने के लिए सज़ा दी जाए, फिर देखा कि नहीं, सज़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये विचार समाज में चलता रहता है। तो उस विचार रूप से ही अब मेरा व्यक्तिगत प्रश्न जहाँ तक है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये व्यक्ति का स्वतंत्र अपना विषय है कि अगर वो इलाज, एक तरह का इलाज जो
नेचुरल वे से हमने मतलब हम उसको आर्टिफिशियल कहेंगे रेस्पिरेशन जो है, तो आर्टिफिशियल इलाज के द्वारा कब तक वो जीवित रहना चाहता है ये उसकी अपनी व्यक्ति की चॉइस है। तो अगर वो कहता है कि भाई मुझे रिससिटेट नहीं किया जो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो कहता है कि मुझे रेस्पिरेटर पे ना रखें तो उसका सम्मान करने में कोई हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उस स्थिति में जब उसकी मृत्यु निश्चित तय है। तय तो सबकी है, वो डेट अलग अलग है, लेकिन जब मरने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो उससे हमें मालूम होता है, तो उस लाइफ को प्रोलॉन्ग करना ठीक है कि नहीं है, ये व्यक्ति का खुद का उस तरह की पेनफुल सिचुएशंस में वो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। क्योंकि समय एक इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता जितने कि व्यक्ति के निर्णय। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं अपने मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखूं, और वो 2 दिन ही जीना चाहता है, तो उसको अगर आप 2 दिन जिंदा रखते हैं, चाहे वो कितने भी पेन में है, तो उस व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो 2 दिन बाद वो आ जाते हैं, बाहर हैं, कहीं दूर है, और उनको देख करके शांति से, तसल्ली से वो मरता है, तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल निर्णय हैं ये सब, वो एक व्यक्ति के अपने 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 निर्णय हैं। तो उसमें हमें कितना इंटरफेयर करना चाहिए ये बड़ा लॉजिक से डिसाइड किया जाता है। और कभी कभी इवन व्यक्ति लॉजिक में फेल जब हो जाते हैं तो डॉक्टर या समाज का कोई आदमी या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वो कोर्ट में जाता है कोई समाधान ढूंढने के लिए, किसी तीसरे आदमी की मदद मांगता है। तो यह डिस्कशन कोई ऐसे ओवर नहीं होता, ये चलता रहेगा। और इसका कोई आप बहुत परमानेंट सोल्यूशन निकाल दें कि ऐसा हो जाएगा, नहीं। हर समय में नई परिस्थितियां बनेंगी और नई परिस्थितियों के आधार पे नए विचार बदलेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे लाइफ के बारे में और जीवन के बारे में, और नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। कौन जानता है कल को कोई ऐसे आ जाए दवाइयाँ या कुछ ऐसा मेडिकेशन कि भाई कैंसर बिल्कुल क्योरेबल हो जाए, 100% क्योरेबल होने लगा, या हम रीजनेट करना शुरू कर दें। जितने सेंटर्स हैं फेल हो गए, लेकिन मैं वापस उनको रीजनरेट करके ट्रांसप्लांट कर दिया वहाँ पे वॉशर्स को। हु नोस, कल का तो कहना बहुत मुश्किल है कि साइंस किस दिशा में कितनी आगे जाएगी, विज्ञान कितना आगे जाएगा, उसका हम निर्णय नहीं ले सकते। तो गिवन परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की मान्यताएं दोनों का विचार करते हुए और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सबको विचार करके और फिर एक निर्णय पे पहुंचने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो निर्णय भी उस समय तक सत्य होता है जब तक वो परिवर्तन नहीं होता। ये एक आपको रखने की चीज़, ध्यान रखने की चीज़ है कि कोई भी विज्ञान, कोई भी कला या कुछ भी किसी भी वक्त परफेक्ट नहीं होती। ये हमेशा चेंजिंग फेज में रहती है, उसका रूप परिवर्तित होता रहता है हर आने वाले समय के बाद में। और वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल ऐसा होगा। हमने ही अपने जीवन में इतना डेवलपमेंट देखा है, इतना परिवर्तन देखा है कि विश्वास नहीं होता अपने आप को जो रेट्रोस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो दुनिया परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील हैं, हर चीज़ परिवर्तनशील है। और समय के हिसाब से इस तरह के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे या आपस में 2-3 तरह के जो हमारे सामाजिक सिस्टम हैं, मेडिकल अलग है, लॉ अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, तो वो कॉमन रूप में भी निर्णय ले सकते हैं या अलग अलग निर्णयों को लेकर के और एक लीगल सिस्टम के द्वारा निर्णय भी हो सकता है। ये सब एक समय पे तय करने की बातें हैं जो समय ही तय करेगा। धन्यवाद।